अच्छा, अब फैसल वाडा साहब, ये तो एक पहलू हो गया। अब ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। देखिए मीर साहब, दो चीज़ें। एक तो ये कि देखिए जो मौलाना साहब की इन्होंने बात की कि मौलाना साहब ने रियलाइज़ कर लिया, उनको बंदे दिखा दिए। जिस दिन मौलाना साहब ने वोट दिया उस दिन पीटीआई ने उनकी ट्रोलिंग शुरू कर दी सोशल मीडिया में। नहीं, लेकिन नेशनल असेंबली में तो उनकी बहुत तारीफ की। नहीं सुने ना सर, देखिए उसके बाद मैं अब आपको थोड़ा सा सीरियल समझा देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, कौम को ही समझ आ जाएगा। देखिए सबसे पहले इन्होंने 18 अक्टूबर को कहा हम एहतजाज करेंगे मुल्क भीड़, पीटीआई ने अनाउंस किया। मक्खी का बच्चा बाहर नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? इसलिए नहीं निकला कि ये खुद अंदर बैठ जाते हैं। नंबर 2, गंडापुर जो है वो गायब हो गया। गंडापुर डिग्गी बैठ के भाग गया, फिर गंडापुर बाजियाब हो गया और गंडापुर साहब वापस सामने आ गया और उन्होंने तकरीर की। तो ये तो प्रेसिडेंट आपको नज़र आ रहा है, खुद ही गायब हो जाते, खुद ही अंदर चले जाते। नंबर 4 ये कि आपने अपोजिशन थी, आप इसके खिलाफ वोट देते, इसके खिलाफ आपने वोट नहीं दिया तरमीम के, आपने वॉकआउट किया ताकि आप सेफ पैसेज दे दें अंडरस्टैंडिंग के तहत। फिर आपने तरमीम को नहीं वोट किया, इसके क्लॉजेस को वोट किया। ये कैसे पॉसिबल है कि मैं आपके शो पे भी हूँ और आधा हूँ और आधा अंदर भी हूँ? या तो मैं बाइकआउट कर रहा हूँ या मैं उसके अपोज कर रहा हूँ। असल में तो अपोजिशन का काम था, मैं वो कहता मैं इसको नहीं, चाहे 3 थे 36 थे 400 थे, वो कहते हम नहीं करेंगे तरमीम को, ठीक है। लेकिन इन्होंने बाइकआउट किया एज ऑलवेज अंडरस्टैंडिंग के तहत। फिर उमर अयूब साहब ने सारी फैसिलिटेशन, उमर अयूब साहब की तकरीर जब आप देख रहे थे, आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ बता रही थी, आंखें कुछ बता रही थी, जबान कुछ बता रही थी, चेहरा कुछ बता रहा था, आपको सब कौम को सारा नज़र आ रहा था। फिर इनकी अंदर फाइट थी। फिर इन्होंने इमरान खान साहब को पता तक मिलने नहीं गए बकौल इनके। फिर ये इमरान खान साहब को मिलने गए, 3 की जब अंदर की जाती थी, इन्होंने कहा एक्सक्यूज़ बना के इमरान खान से मिलो, इन्हें कि हमें मिलने नहीं दे रहे, ये नहीं अंदर जाना चाहते थे। फिर 5 की हमारे जैसे लोगों ने मशवरा दिया 5 के 5 भेज दो, 2 और चाहिए वो भी भेज दो, ठीक। फिर ये 5 गए। फिर इनके साथ जो हुआ वहाँ अंदर खान साहब ने जो इनकी सुथराई अच्छी तरह की, जिन लफ्जात थे, उसके बाद इनका आके भी रंग उड़ा हुआ था, सब आ गए। फिर ये मौलाना के घर जा रहे थे, मौलाना के घर नहीं गए, केपी गोवा हाउस गए, तकरीर की, उन्होंने अनाउंस कर दिया पब्लिकली। अब आप आ जाए जिसका ओन साहब बात करें, ओन साहब की मौजूदगी में मैं बात कर रहा हूँ। ओन साहब की मौजूदगी में पीटीआई के वो सेनेटर्स आज भी सेनेट में मौजूद है जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपके कैमरों के अंदर बंद हैं वो आज भी अब दिखाना शुरू करें। वो सब सेनेटर बैठे हुए तनख्वाही भी ले रहे हैं, इमरान खान को बेच भी रहे हैं, इमरान खान का खा भी रहे हैं, उसके नाम को कैश भी कर रहे हैं, उसको जेल में भी छोड़ा हुआ है, कोई उसकी फिक्र नहीं जेल वेल की। वो चाहते हैं ये जेल में रहे, वो चाहते हैं इससे गलत काम करवाए सारे, उसको सजाएं हो जाए, अल्लाह ना करे कुछ और हो तो ये सारी जिंदगी साथ करे। आखिरी और इंपॉर्टेंट चीज़, अब ये सलीम और डॉक्टर जरका की बात करें, फैसल सलीम की, ये दोनों हमारे सेनेटर हैं पीटीआई के। फैसल सलीम से झगड़ा पीटीआई का कब शुरू हुआ मैं आपको बताता हूँ, ऑन इंडोर्स करेगा इस बात को। जब वो बन रहा था चेयरमैन कमेटी का सेनेट की इंटीरियर का, उस वक्त एक ग्रुप जो है उसने मिलकर उसको गिराने की कोशिश की, उसके हर तरीके से मुमकिन। इमरान खान साहब के बाद चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, खैर बच बचा के इमरान खान साहब के अप्रूवल के तहत टाइमिंग की वजह से उसको नोटिफाई हो गया वो, और वो बच गया। उसको जरका जो है वो सपोर्ट करती थी। इसमें ग्रुपिंग है ना सेनेट के अंदर, मुझे नहीं पता इनके कितने सेनेटर हैं, लेकिन जितने भी उनमें से उनमें भी 3-3 4 ऑन के केस के अंदर ऑन अगर बात कर रहे हैं। अब अगर आप फैसल सलीम को और सेनेटर जरका साहिबा को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं मैं तो बता रहा हूँ आपको फैक्चुअल बात, पहले से ज्यादा मशकूक हो गया। नहीं मैं तो देखिए सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि चेयरमैन कमेटी के अंदर झगड़ा हुआ तो नहीं था, ये पब्लिकली आपकी वीडियोस में मौजूद है। अच्छा। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मुझे तो लेना देना मेरा किसी से कोई नहीं है, ठीक है। मैं क्लियर एक इंपॉर्टेंट चीज, उसके बाद आपने अपने और लोगों के नाम भी दिए कि ये भी मशकूक है, उधर चला गया, और उसके बाद आपने उनको एक्सेप्ट भी कर लिया, आपने उनकी जान को खतरा भी कर दिया, आपने उनको गद्दार है। तो भाई अगर कल गंडापुर साहब कहते हैं ये गद्दार है वो गद्दार है, हम छोड़ेंगे नहीं, तो गंडापुर साहब के सामने भी इतना बड़ा शीशा ला के दिखा देना। अच्छा। बड़ा शीशा नहीं दिखाएंगे तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा, फिर आप लोग शोर करते हैं मैं क्यों दिखाता हूँ। जी और अब्बास बफी साहब जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पहले तो ये क्लियर कर दूं सर, इंटीरियर की स्टैंडिंग कमेटी का जब इशू आया था उसके लिए बाकायदा एक कमेटी बनी थी जिसका मैं फिर मेंबर था, जिसमें शिबली फराज साहब भी थे, मोहसिन अजीज साहब भी थे, और उस इशू को बड़ा एमिकेबली रिजॉल्व कर लिया था। कैसे किया था बफी साहब? एक मिनट सर, मेरी रिक्वेस्ट है सर, और बफी साहब एक सेकंड, एक सवाल ले लीजिएगा फिर आप आराम से बात कीजिएगा। मेरे भाई आपको ये तो याद है ना कि स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनने के लिए फैसल सलीम के अंदर जो इशू बना था, वो इशू स्टेप बाय स्टेप आप एक्सप्लेन कर दें, मैं आपकी बात को मान लूंगा। चलें अब उनको बात करें जी। मैं बता देता हूँ,
मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि उस वक्त जब वो इंटीरियर के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बने थे तो उस वक्त पार्टी की तरफ से उनको गो हेड नहीं दिया गया था। ऑल्दो इंटीरियर की स्टैंडिंग कमेटी पीटीआई के पास थी, लेकिन और जानी भी मोस्टली फैसल के पास थी, लेकिन समहाउ उस दिन शिबली फराज साहब अडियाला में गए थे और अचानक ही गवर्नमेंट ने इंटीरियर स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग बुला ली। तो फैसल समहाउ थॉट कि जी मुझे ही प्रपोज किया जाएगा, तो जब तक वापस आए वो चेयरमैन बन गए, जिसके फिर कमेटी बनी जिसमें मैं भी था, और फिर हमने एमिकली रिजॉल्व किया था कि वो फिर कंटिन्यू करेगा। इस पर डॉक्टर जरका और किसी का और लेना देना नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल प्रिज्यूम कर लेते हैं चले जी यहाँ तो ये इशू बन गया, फिर नेशनल असेंबली में क्या था, वहां भी तो फिर 4 लोग रिजर्व में थे। अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, इन्होंने जो रिजर्व में जो रखे हुए थे, जो प्रिज्यूमेबली रखे हुए थे, वो इसलिए थे कि नून लीग के 3 अदद एमएनएस वो खसपस आ गए। एक का ताल्लुक कहीं मोस्ट प्रॉब्ली लोधरा से था, एक भावलनगर से था और एक का ताल्लुक एबटाबाद से था। उनकी समहाउ तबीयत गरानी थी या अल्लाह माफ करे कोई बहुत ज्यादा सीरियस थे या कोई बहुत लेड बैक बिहेवियर था। इन्होंने उस हद तक हमारा प्लान किया था कि अगर वहां 224 का नंबर पूरा करना है और नून लीग के 3 और एक पीपल्स पार्टी का बंदा मिस हो गया जो कि 4 लोग थे, तो 4 लोग वहां भी रिजर्व में प्लान किए हुए थे, तो वहां तो कोई पार्टी का इशू नहीं था। सो अगर यहां पे 2 सेनेटर्स का किसी तौर पे कोई कंफ्यूजन पार्टी की लीडरशिप के था तो वहां तो मौजूद नहीं था। एंड सुनने में ये 4 के अलावा और भी मतलब इतना फूल प्रूफ प्लान कोई हो सकता है कि आपने मतलब 3-4 लोग रिजर्व में बिठा दिए और ये सारा का सारा में डाल दिया क्योंकि हमें फूट है। अच्छा। इसलिए फूट की वजह से वो लोग सोच रहे ऐसा नहीं होता। और हामिद मीर साहब एक आखिरी चीज बता दूं, ये जो पैसे की बात है, यकीन करें 50 करोड़ 1 अरब किसी को 5 अरब भी दे देना, कोई बंदा इतना बेज़र्फ नहीं होता कि पैसे के लिए इस टाइम पे इस हालात में खान साहब के साथ गद्दारी कर सके। ये बहुत बड़ी कीमत है। सो दिस इज मोर देन दैट। ये कहानी बहुत बड़ी है। अच्छा, आप रोजू साहब की बात कर रहे हैं ना कि अगर ये फैसल वाडा साहब ने कहा जी वो अंदर आ गए, एक बुजुर्ग आदमी को किस हद तक लेके जाया जा सकता है कि वो किस हद तक खौफ में जाएगा। नहीं कुछ खैंचा होगा, मेरा सर एक सवाल ले लीजिएगा, लेकिन अकेले मेरा एक सवाल ले लीजिएगा कि ये क्या चाहते थे कि सीनियर मोस्ट को लगाएं, या आज भी ये चाहते हैं? ये क्या आप ये चाहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही चीफ जस्टिस बने? सीनियर मोस्ट? अच्छा देखिए, सीनियर मोस्ट का लफ्ज तो इस्तेमाल हो सकता है कि जो कानून कॉन्स्टिट्यूशन 26वीं तरमीम से पहले जिस हालत में था हम चाहते हैं उसको उसी तरह चलाया जाए। इसको जिस तरीके से तोड़ मोड़, अब बात फॉर एग्जांपल अब इन्होंने 3 नाम भेज दिए हमें मंसूर। आई वेरी फ्रैंक एक बात बताऊं, मुझे कोई अच्छी तवक्कुआत भी नहीं है क्योंकि यू नो दिस हैपेंस ऑल द टाइम। किसी की तरफ से कोई लगाया जाता है तो मतलब बाद में, अब बाजा साहब को उस वक्त जो है ना नवाज शरीफ ने लगाया था, अल्टीमेटली क्या हो गया? आप इसलिए पूछ रहे हैं ना कि उन्होंने बायकॉट क्यों किया? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आज इनके हिसाब से नाम नहीं लेते, सीनियर मोस्ट होना चाहिए, यही ये चाह रहे हैं ना। तो जब जनरल फैज को लाने की बारी आ रही थी, वो जूनियर मोस्ट था, तो उसको क्यों ला रहे थे? ओ ये अब आप जुडिशरी का और आईएसआई का नहीं, क्या मतलब सर, आपका एक ही स्टैंडर्ड होगा ना। उस वक्त आपको जूनियर लगाना था या सीनियर, आज आप अच्छा वाडा साहब मैं इसका जवाब दे देता हूं। सर चले जी बप्पी साहब इसका जवाब दे। वाडा साहब मैं जवाब दे देता हूं। जनाब अली, जुडिशरी में जो कानून है वो ये कहता है कि सीनियर मोस्ट आएगा। फौज के हवाले से कानून है कि पहले फॉर एग्जांपल अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की बात की जाए तो पहले 3 या 5 या कोई भी नाम, जो भी 4 स्टार जनरल उनके नाम आते हैं और प्राइम मिनिस्टर के पास एक, अब कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि वो किसी को भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बना दे। ऐसी चीज कम से कम अदलिया में नहीं है। सो दिस ऑल वर्क्स लाइक इट। अगर अब आपने चॉइस दे दी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, तो अल्टीमेटली जो शख्स सिर नगू कर देगा उसके सामने उसी को चीफ जस्टिस लगा देंगे। उससे क्या होगा? इंसाफ होने में और फौज का जर्नल में बड़ा फर्क है। फौज एक पूरा एक निजाम है, उनका एक सिस्टम होगा। यहां पे तो जो अदालतों में जो लोग जिस तरह लगाए जाते हैं, जिस तरह हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और चीफ जस्टिस भी अब पूरे प्राइम मिनिस्टर की मर्जी होगा, तो अल्टीमेटली कल को होना क्या? एंड वेरी फ्रैंकली अब तो हमारी ये ख्वाहिश भी नहीं रहेगी। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया गया और उसका किसी को चीफ जस्टिस बना दिया जाता है, जो कि एक पता नहीं जुडिशियल कमेटी बनाएगी या पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएगी, तो वैसे भी चीफ जस्टिस के पास पावर्स रह क्या गई है? सो अल्टीमेटली अब हमें इससे कोई यही तो मैं पूछ रहा हूं, वो वैसे टूथलेस हो चुका है। चीफ जस्टिस कोई भी बने, हुकूमत को भी फर्क नहीं पड़ता, तहरीक इंसाफ को भी फर्क नहीं पड़ता। यही कह रहे हैं ना आप? अब 26वीं तरमीम के बाद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता सर। तो ठीक है, इसका मतलब यह है कि फिर हुकूमती ज़राए हमें सही बता रहे हैं ना कि मंसूर अली शाह साहब के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के इम्कानात ज़्यादा हैं, क्योंकि उनके चीफ जस्टिस बनने से अब हुकूमत को भी फ़र्क नहीं पड़ता। और अब मैं वाडा साहब, मैंने आपसे एक और भी बात पूछनी है, क्योंकि चले ठीक है पाकिस्तान में तो 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई और हो सकता है चीफ जस्टिस वही आए जिसको हुकूमत चाहती है, लेकिन जो इसकी जो इंटरनेशनल हेडलाइंस बन रही हैं वो कैसी हैं? ज़रा आप देखें, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट है, एक बहुत बड़ी एक लीगल इंटरनेशनल बॉडी है, वो कह रही है जी द 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास्ड बाय द पाकिस्तान पार्लियामेंट इज़ अ ब्लो टू जुडिशल इंडिपेंडेंस, द रूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन। गार्डियन एक बरतानिया का बहुत बड़ा अखबार, पाकिस्तान गवर्नमेंट कर्ब्स जुडिशरीज पावर आफ्टर एलिज्ड हरासमेंट ऑफ MPs। न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है जुडिशल ओवरऑल स्क्वीक्स थ्रू
आफ्टर हाई पॉलिटिकल ड्रामा इन पाकिस्तान। अरब न्यूज़ कह रहा है एक्सपर्ट्स से 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थ्रेटन्स जुडिशरीज इंडिपेंडेंस एज गवर्नमेंट रिफ्यूट क्लेम। मैं इस तरह की बहुत सी आपको हेडलाइंस पढ़ के सुना सकता हूं, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है, जो मैं सवाल करना चाह रहा हूं, वो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम से जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनल मीडिया में टॉर्निश होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, इससे पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट होगा?